नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छी तरह से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर क्लास में मैम आपको मोटिवेट करके जाती हैं, हर वीडियो में कुछ नया सीखने मिलता है। ठीक है जी, तो जैसा कि आज के वीडियो में, आज के सेशन में आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पर कि हम अपने आज के सेशन यानी कि क्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो रेगुलर क्लास करते होंगे जो स्टूडेंट्स, वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि हमने क्रिया यानी कि वर्ब के पार्ट 1 को कर लिया है कंप्लीट। पार्ट 1 कर चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने क्रिया के मुख्य भेदों की चर्चा की है। और बचा हुआ है आज यानी कि पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, पार्ट 1 में हमने मुख्य भेदों को कंप्लीट किया और आज के वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम क्रिया के अन्य भेदों को कंप्लीट करके क्रिया के टॉपिक को भी करेंगे क्लोज। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एग्जाम की डेट भी नज़दीक आ रही है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि हम वर्णमाला टॉपिक को कर चुके हैं, संज्ञा को कर चुके हैं, सर्वनाम को कर चुके हैं, और आज हमारा क्रिया का लास्ट वीडियो है यानी कि लास्ट सेशन। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और अगला टॉपिक कौन सा होगा ये मैं बताऊंगी आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी मैम से प्रीवियस वीडियो से जुड़े हुए होंगे तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि आगे बढ़ने से पहले हम करते हैं अपना प्रीवियस रिवीजन। हाँ, वो अलग बात है कि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो कोशिश करिए क्लास में लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करिए। यही वो एनर्जी, यही वो बूस्टर है जो कि मैम को और ज़्यादा मोटिवेट बनाए रखता है। ठीक है, तो क्लास को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। हर उस स्टूडेंट तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, बिना ये सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ज़्यादा पढ़ ले वो। ठीक है, तो सब अपनी अपनी मेहनत का पाते हैं, है ना। तो सेशन जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए। अगर आप देखिए आपका और हमारा लिंक कैसे है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट से। अब मैम तो आप बोलकर बताकर मैम को आप देख भी पा रहे हो, अपनी बात आपको समझाती हैं, बता सकती हैं, बोल सकती है कि मैम कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये तो मैम को सिर्फ और सिर्फ कमेंट से ही पता चलेगा। ठीक है, तो ज़रूर ज़रूर कमेंट किया करिए। हर वो बच्चा जो क्लास देख रहा है या वो बाद में क्लास देखे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एटलीस्ट हर स्टूडेंट का एक कमेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमने क्रिया से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स को किया है कंप्लीट, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और उसके बाद कौन सा टॉपिक होगा ये हम चर्चा करेंगे बाद में। क्रिया क्या है, यानी कि आपको बताया गया था किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक हम जो भी कार्य करते हैं वो सब कुछ क्रिया कहलाता है। यानी कि खाना, पीना, हंसना, खेलना, नाचना, गाना, रोना, दौड़ना, उछलना, कूदना, बोलना, गाना, सब कुछ क्रिया है। यानी कि ये सब कुछ क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है, जिसे हम, ठीक है, वर्ब कहते हैं। अब क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, चलिए भाई, तो आते हैं अपने रिवीजन के पॉइंट पर, देखते हैं कि आपने कितना रिवीजन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्रिया कैसा शब्द है। क्रिया कैसा शब्द है, मतलब विकारी है या अविकारी। क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या कितनी है, क्रिया के मुख्य भेद कितने हैं या मुख्य भेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, और क्रिया के अन्य भेदों की संख्या कितनी है। क्रिया के अन्य भेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, बताइए भाई फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो चलिए, आप सभी कह रहे हैं कि मैम जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम एक तरह के विकारी शब्द हैं, और विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है कि ये बात आपको बहुत बार बता दी है मैम ने, तो रट भी गई होगी। बस यही तो चाहती है मैम कि ये कर्कश आवाज़ मैम की आपको एग्जाम हॉल तक याद रहे, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन भूल ना पाए। नेक्स्ट है क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या। तो क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या होती है 2। कौन कौन से भेद होते हैं, तो पहला भेद हो जाता है अकर्मक और दूसरा भेद हो जाता है सकर्मक। यानी कि पहला भेद हो जाता है अकर्मक क्रिया और दूसरा भेद हो जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है जी,
डन। नेक्स्ट है क्रिया के अन्य भेद। अन्य भेदों की संख्या होती है 6। कौन कौन से अन्य भेद होते हैं? ठीक है, चलिए एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। इतनी बात में किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी कि जो भी सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक, यहाँ तक कि जागना और सोना भी, ये भी एक तरह की क्रिया है, कार्य है। ठीक है, और किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। वो शब्द जिनसे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया कहलाता है। एग्जामिनर आपसे परिभाषा किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए आते हैं और चर्चा करते हैं क्रिया के अन्य भेदों की। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया था मुख्य भेदों में, ठीक है, क्रिया के मुख्य भेद। पहले मैं ये देखूं कि आपको मुख्य भेद में कोई डाउट तो नहीं है। क्रिया के मुख्य भेद, क्योंकि सिलेबस खत्म करना एक अलग बात है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को क्लियर करना ये मैम का रूल है, मैम का ही फंडा है पढ़ाने का। तो आपको सारी पॉइंट्स, सारे तरीके पता होने चाहिए। क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या होती है 2, जिसमें कि पहला भेद हो जाता है अकर्मक क्रिया। आधा हरा आधा नीला कैसे हो सकता है भाई? अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद हो जाता है सकर्मक क्रिया। कंप्लीट तरीके से मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे, परिभाषा भी बताई थी, तो शायद अब इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं होगा आप सबको, है ना? बताइए जल्दी से। अकर्मक क्रिया को आप कैसे पहचानेंगे? किसी भी वाक्य में, किसी भी दिए गए शब्द में आप अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे कैसे? तो अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है, अकर्मक का मतलब क्या होता है? अ का मतलब बिना, किसके बिना? कर्म के बिना। ठीक है, सा का मतलब साथ में, किसके साथ में? कर्म के साथ में। आ रही है बात समझ में? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, क्लियर? चलिए, तो जो कर्म के बिना हो वो अकर्मक, जो कर्म के साथ हो वो सकर्मक। अब कर्म का मतलब मैंने आपको ट्रिकी तरीके से ये बताया था, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट हम समझने के लिए कह सकते हैं किसी भी बाहरी वस्तु को, है ना? तो वो क्रियाएं या वो शब्द जिनमें किसी भी बाहरी वस्तु की ज़रूरत ना पड़े वो कहलाती है अकर्मक क्रिया, और जिनमें बाहरी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलिए, तो अब अकर्मक में कौन कौन से उदाहरण आपको बताए थे, बेहतर तरीके से याद भी होंगे आपको। यानी कि अकर्मक में बिना कर्म हम चल सकते हैं, जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हमें, है ना? हमारे पैर ही हैं। वो अलग बात है, आप चप्पल पहनो या ना पहनो, लेकिन चल तो आप ऐसे भी सकते हो, है ना? लेकिन मैम अगर यहाँ पर लिख रही हैं कुछ, तो लिखने के लिए मैम को बोर्ड की ज़रूरत है ना? इस पेन की ज़रूरत है। आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, तो यानी कि बाहरी वस्तु की ज़रूरत है। आशा है कि मेरी बात आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अकर्मक क्रिया के कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं, ये तो जो बहुत बार पूछे गए हैं मैम, तो बात की जाए इन्हीं शब्दों से आपसे वाक्य बनाकर भी पूछा जा सकता है, या फिर सीधा सीधा शब्द देकर पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्द में उदाहरण है या नहीं, यानी कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं चलना अकर्मक क्रिया है, दौड़ना अकर्मक क्रिया है, उछलना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उछलना अकर्मक क्रिया है, यानी कि जागना और सोना भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जागना और सोना भी अकर्मक क्रिया है, नाचना भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, गाना भी अकर्मक क्रिया है, उड़ना भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, उड़ना भी अकर्मक क्रिया है, बोलना भी अकर्मक क्रिया है। ये सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया हैं, जिनमें किसी भी बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि खाना, कुछ तो होगा ना जो आप खा रहे होगे, है ना? कुछ भी हो सकता है। दूसरा, बनाना, सिलना, बुनना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इतनी बात में कोई डाउट किसी को नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। हालांकि ये पॉइंट्स मैम आपको पिछली क्लास में भी कंप्लीट करा चुकी थी, लेकिन ज़रूरी है कि एक बार आप सभी का 360 डिग्री रिवीजन हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने आज के पॉइंट की तरफ, यानी कि क्रिया के अन्य भेदों की तरफ।
मुझे सिर्फ और सिर्फ एक शिकायत है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बैच बहुत अच्छा है, लेकिन बस आप सभी सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हो, यानी कि सेशन को शेयर नहीं करते, ना ही आप कमेंट्स करते हो, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि आखिर आपको क्लास कैसी लग रही है, आखिर आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, सेशन को ज़रूर लाइक किया करिए। क्रिया के अन्य भेद। ठीक है, बात आती है क्रिया के अन्य भेदों की, तो क्रिया के अन्य भेदों की संख्या होती है 6। क्या मैम ये दोनों प्रश्न हमसे अलग अलग पूछे जाएंगे? बिल्कुल। अगर आपसे मुख्य भेद पूछे जाएंगे तो आपका आंसर 2 होगा, सकर्मक और अकर्मक। अगर आपसे अन्य भेद पूछे जाएंगे तो आपका आंसर 6 होगा। ठीक है, क्या मैम ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ऐसा लिखा हो क्रिया के भेद बताइए? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो 2 और 6 दोनों ऑप्शंस में नहीं दिए जाएंगे, या तो 4 ऑप्शन में आपको 2 मिलेगा या तो चारों ऑप्शन में आपको 6 लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? चलिए, तो अब बात आती है अपने मेन मुद्दे की। मैम ये तो बताइए 6 भेद होते कौन कौन से हैं? तो चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। बस आप अपनी एकाग्रता रखिए क्लास में, और यकीन मानिए आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझ आता जाएगा। ठीक है, क्रिया के अन्य भेदों में पहला, क्रम जरूरी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, क्रम जरूरी नहीं है, जैसे कि मैम लिख रही हैं, आप कोई भी क्रम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम साथ के साथ में याद करते जाइए। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, मुख्य कितने हैं, कुल कितने हैं, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, क्रिया के मुख्य भेदों की संख्या कितनी होती है, क्रिया के अन्य भेद कितने होते हैं, वर्णमाला में किस तरह से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, सब कुछ आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, और वो होगा रिवीजन से, वो होगा सोनाली मैम के साथ सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ के। ठीक है, चलिए पूर्वकालिक क्रिया, बिल्कुल भाई, इतना टाइम भी नहीं बचा अब तो, है ना। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक, आई बात समझ में? एनी डाउट? तो संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामधातु क्रिया और सहायक क्रिया। अब सबसे पहला टास्क तो आप सबके लिए यही है कि इन 6 के 6 नामों को पहले आप 3 बार रिवाइज करो, रिवाइज करिए, और ऐसा रिवाइज करिए कि आप भूले नहीं कभी भी। ठीक है, बताइए जल्दी से, 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए, बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामधातु क्रिया और सहायक क्रिया। चलिए बस अब काम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है, इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक एक करके आगे बढ़ना है, और फिर सेशन को करेंगे एंड। तो पहला भेद हमारा हो जाता है कौन सा? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ठीक है। अब संयुक्त, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यथा नाम तथा गुण। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ जाना, संयुक्त का मतलब होता है मिलना, है ना। यानी कि वो क्रियाएं, कह सकते हैं परिभाषा। क्या मैम परिभाषा हमारे लिए ज़रूरी है? आपके लिए परिभाषा भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर परिभाषा, माना कि आपको वहाँ पर लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर पहचान कर गोले भरने हैं, लेकिन कई बार परिभाषा लिखी लिखाई होती है और आपको पहचानना होता है कि दी गई परिभाषा प्रेरणार्थक की है, संयुक्त की है, द्विकर्मक की है, नाम धातु की है, या फिर किसकी है। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा भी याद होनी चाहिए, शब्दों के भी उदाहरण पता होने चाहिए, और शब्द से बनने वाले वाक्य भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तैयारी 100% करके जाओ, प्रश्न इजी आएगा तो भाई बल्ले बल्ले है। बताइए जल्दी से। चलिए, तो हम लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक, संयुक्त का मतलब होता है ना जुड़ जाना, मिलना, तो 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है, जो पूर्ण क्रिया बनती है, ठीक है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से, क्योंकि नाम ही है ना संयुक्त, ठीक है, तो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है वही क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्लियर है, संयुक्त क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो परिभाषा में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं है। संयुक्त का मतलब ये होता है जुड़ना, और दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर इनका नाम आता है तो आप सभी टेंस की तरफ वापस दौड़ जाएंगे, है ना, कि मैम ये तो हमने टेंस में पढ़ा है और शायद इसके पीछे किसी किसी ने डंडे बड़े खाए होंगे। ठीक है, खाए हैं कि नहीं, बताओ जल्दी से। चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो अगर ये शब्द आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, क्या वो संयुक्त क्रिया के उदाहरण होंगे? बताइए जल्दी से, डंडे पड़े हैं ना? ठीक है, हाँ, या फिर यूं कहें कि चुका, चुकी, चुके, अगर आपको ये शब्द कहीं पर भी देखने को मिले, चुका है ना, चुका, चुकी, चुके, ये शब्द आपको कहीं पर भी देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सभी संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। कैसे? जैसे वाक्य लिखा होगा, राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका। ठीक है, पिताजी दफ्तर जा चुके, पिताजी दफ्तर जा चुके। ठीक है, माताजी, माताजी सिलाई कर चुकी। ठीक है, अब मैम हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर दो क्रियाएं हैं या दो से अधिक हैं? पहला तो मैम ने आपको ये एक आइडेंटिफिकेशन यानी कि एक पहचान बता दी है। दूसरा कि आप स्वयं देखेंगे यहाँ पर कि खाना और चुकना ये दो क्रियाएं हैं, जाना एक क्रिया है, और जा चुका, चुका, चुकी, चुके। ठीक है, तो ये सीधी सीधी पहचान है जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा और पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं अपने दूसरे भेद की तरफ, और दूसरा भेद हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे पहचानेंगे मैम कि दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, बताइए, किसी को पता हो तो आंसर भी जरूर कर दिया करो। बताइए बताइए जल्दी से। बताइए बताइए। परफेक्ट, तो सामान्य सी बात है, हम कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं के पहले, जिन क्रियाओं के पहले जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, पूर्व का मतलब ही क्या होता है, पहले, है ना, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया
जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, कहलाती है। कौन कौन सी होती हैं पूर्वकालिक क्रियाएं? जैसे अब हम कैसे पहचानेंगे दिए गए वाक्य से, है ना, कि पहला कार्य खत्म हो गया या फिर एक क्रिया के पहले कोई अन्य क्रिया आ गई? उदाहरण क्या होंगे? ठीक है, जैसे वह खाना खाकर सो गया। माताजी खाना बनाकर चली गई, चली गई। या फिर मोनिका गाना गाकर नाचने लगी। ठीक, सामान्य सी बात है, अगर आप गौर से देखेंगे और देखना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, तो हर एक वाक्य में दो क्रियाएं नजर आएंगी आपको। देखिए, आ रही है नजर या नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। हर वाक्य में आपको दो क्रियाएं नजर आ रही हैं? चलिए, नहीं आ रही हैं तो मैं बताती हूँ। पहली क्रिया तो यहाँ पर हो जाएगी खाना खाना और दूसरी क्रिया हो जाएगी सोना। पहली क्रिया है खाना बनाना और दूसरी क्रिया है चली गई, चले जाना यानी कि जाना। पहली क्रिया है गाना गाना और दूसरी क्रिया है नाचना। तो सिर्फ और सिर्फ परिभाषा में भी उतना ही लिखा है कि जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, यानी कि सोने से पहले एक और क्रिया हो चुकी है खाने की, जाने से पहले एक और क्रिया हो चुकी है खाना बनाने की, ठीक है, नाचने से पहले एक और क्रिया हो चुकी है गाना गाने की। ठीक है, तो सामान्य सी बात है, हर एक क्रिया के पहले एक और क्रिया हो चुकी है। और ऐसे वाक्य अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिलते हैं, वो सभी पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होंगे। बताइए भाई, मुझे थंब शेयर कर दिया करो, है ना। अगर कुछ भी कमेंट करने में मेहनत लग रही हो, थकान महसूस हो रही हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ये है ना, अंगूठा दिखा के। अंगूठा बहुत पतला बन गया है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको समझ आ रहा है, एक एक पॉइंट, एक एक परिभाषा आपको क्लियर हो रही है ना। चलिए भाई, तो दो भेद तो हमने कर लिए कंप्लीट। आते हैं अपने तीसरे भेद की तरफ, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया की तरफ। अब जब भी बात आती है प्रेरणा की, तो वर्तमान समय में प्रेरणा देने वालों की कमी नहीं है ना, बल्कि आपकी प्रेरणा लेना कोई नहीं चाहता, ठीक है। और इसलिए कोशिश करिए कि प्रेरणा ज्ञान उसी को दीजिए जो लेने का इच्छुक हो, है ना, वरना आप बेवकूफ़ी कहलाएंगे। तो प्रेरणा देना तो सबको अच्छा लगता है, और अगर आप घर के बड़े हैं और आपके छोटे भाई बहन आपके साथ हैं, तो हो सकता है आप तो प्रेरणा देने में माहिर हों। चलो ये कर दो, चलो ऐसा कर दो, चलो पानी ले आओ, चलो खाना ले आओ, चलो गेट बंद कर दो, है ना। तो ऐसे ऑर्डर आप देते रहते हैं। तो बस ऐसे ही है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं? तो आते हैं अपने तीसरे भेद की तरफ, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो बस सीधा सीधा प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब है कि जहां पर कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराता है। मतलब जैसे आप खुद काम नहीं करते और कराने लगते हैं दूसरों से, अपने छोटे भाई बहनों से, है ना, और उसका फायदा उठाते हैं आप। तो जहां पर कर्ता यानी कि आप सब कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराते हैं, तो ऐसी वाक्यों में क्रिया जो होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। बताइए भाई, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि छोटे भाई बहनों को सताता कौन है? ठीक है, बिल्कुल। तो हम लिख सकते हैं जिन क्रियाओं से यह बोध होता है
यह बोध होता है कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके, कर्ता कार्य को स्वयं न करके, स्वयं न करके दूसरों से कराता है, दूसरे से कराता है। दूसरे से कराता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यह दिया गया वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है। ठीक है, क्या उदाहरण हो सकते हैं, किस तरह के वाक्य हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, परिभाषा के साथ साथ आपको वाक्यों पर भी ध्यान देना है। ठीक है, जहां पर भी ना क्लियर हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। जैसे लिखना से लिखाना, पढ़ना से पढ़ाना, पढ़ना शब्द है और पढ़ना से जो प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी वो पढ़ाना, या फिर कह सकते हैं लिखाना, पढ़ाना और चलना से चलाना। उड़ना से उड़ाना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वाक्य, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिसमें ये सामान्य तरह से पता चल रहा हो कि कर्ता कार्य को स्वयं ना करके बल्कि दूसरों से करा रहा है, यानी कि खुद नहीं लिख रहा बल्कि लिखाया जा रहा है ना। खुद नहीं पढ़ रहा है बल्कि पढ़ाया जा रहा है, खुद नहीं चल रहा बल्कि चलाया जा रहा है, खुद नहीं उड़ रहा बल्कि उड़ाया जा रहा है। तो हर वो वाक्य जहां पर कर्ता कार्य को स्वयं ना करके बल्कि दूसरों से कराता है, ऐसे वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण होते हैं। ठीक है, क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा इसमें नोट पॉइंट डालकर ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, और वो बात ये है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें आना प्रत्यय लगा होता है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें वाना प्रत्यय लगा होता है। मतलब ये क्या कह रही हैं मैम आप? मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे और इस शब्द को अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो लिख धन आना, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख धन आना, पढ़ धन आना, चल धन आना, उड़ धन आना, यानी कि इन सभी क्रियाओं में आना प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर शब्द लिख दूँ पढ़ना से पढ़वाना, पढ़ना से पढ़वाना, चलना से चलाना नहीं बल्कि चलना से चलवाना, चलवाना, ठीक है। उठना से उठाना नहीं बल्कि उठवाना, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सभी में आना नहीं बल्कि वाना प्रत्यय लगा हुआ है, और यही मैम आपको समझा रही हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं, हालांकि उपसर्ग प्रत्यय का हम पूरा टॉपिक कभी पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात यह है, पहला पॉइंट तो हर वो वाक्य जहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं न करके बल्कि दूसरों से कराता है वो हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको दो रूप याद रखने हैं। पहला रूप वो है जिसमें आना प्रत्यय लगा होता है और दूसरा रूप वो है जिसमें वाना प्रत्यय लगा होता है, ठीक है। आना प्रत्यय के उदाहरण ये हैं और वाना प्रत्यय के उदाहरण ये हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? वो वाक्य या वो क्रियाएं जिनमें आना प्रत्यय लगा होता है, ठीक है, जिनमें आना प्रत्यय लगा होता है वो सभी की सभी क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और वो सभी की सभी क्रियाएं जिनमें वाना प्रत्यय लगा होता है, इन सभी में वाना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और जिनमें वाना प्रत्यय लगा हुआ होता है वो सभी की सभी क्रियाएं प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। मेरी बात समझ में आई आप सभी को कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ? पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया है कि क्या पता आपसे प्रथम प्रेरणार्थक और बताइए दिए वाना प्रत्यय जिनमें लगा होता है वो क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक होती हैं या द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे प्रेरणार्थक क्या होता है, ये तो मैम ने मुझे बताया है, लेकिन ये प्रथम और द्वितीय क्या है? तो भैया हर तरह से पॉइंट को क्लियर करके जाइए, ठीक है? प्रश्न कैसा भी आए, बाकी तो आप सभी जानते ही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता कार्य को स्वयं ना करके बल्कि दूसरों से कराता है, वो हो जाती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में पहला पॉइंट होता है जिसमें आना प्रत्यय लगा हुआ होता है, वो क्रिया शब्द, और दूसरा पॉइंट होता है जिसमें वाना प्रत्यय। आना प्रत्यय वाली क्रियाएं कहलाती हैं प्रथम प्रेरणार्थक और जिनमें वाना प्रत्यय लगा होता है वो कहलाती हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। डन? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? चलिए आते हैं अगले भेद की तरफ, यानी कि द्विकर्मक क्रिया की तरफ, ठीक है? और हमारा चौथा यानी कि अगला भेद हो जाता है द्विकर्मक क्रिया। एक एक पॉइंट आप सभी को क्लियर तो हो रहा है ना? थम्स करके बता दिया करो भैया। द्विकर्मक क्रिया, अब ये तो मैम बाएं हाथ का खेल है, हमारे नाम से ही पता चल रहा है। द्विकर्मक यानी कि दो, द्वि का मतलब दो, और कर्म यानी कि वो क्रियाएं जिनमें दो कर्म विद्यमान होते हैं वो कहलाती हैं द्विकर्मक क्रियाएं। बताओ भाई, कुछ ऐसा ही होगा ना? नाम से तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। बताओ बताओ, क्लियर है? वो अलग बात है कि आप सभी ये सोचते हो मन में कि अरे हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अरे हम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैम का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप बस अभी अभी एकेडमिक से आए हैं, ठीक है? तो इसलिए कोशिश ये किया करिए कि आप भी बच्चे बन के पढ़ा करिए, बच्चे बन के चीज़ों को समझा करो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। जब डर होता था ना क्लास में कि अरे भाई इस बार तो ये पीरियड लगा हुआ है और मैम आ रही होंगी, सर आ रहे होंगे तुरंत ही, तो फटाफट से होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे। तो अगर ऐसा ही डर आपने यहाँ पर बनाकर रखा तो यकीन मानिए सिलेक्शन की दौड़ से आप आधा तो ऐसे ही आगे आ गए, ठीक है? चलिए, क्लियर है? विकर्मक क्रिया, पहला पॉइंट हमारा संयुक्त क्रिया समझ में आ गया होगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है ये क्लियर हो गया होगा। और प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है? द्वि का मतलब होता है दो, है ना? द्वि का मतलब होता है दो, तो हम कह सकते हैं कि वे वाक्य या वे क्रियाएं, वे वाक्य या क्रियाएं जिनमें दो कर्म विद्यमान होते हैं, दो कर्म विद्यमान होते हैं, दो कर्म विद्यमान होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। दो कर्म विद्यमान होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कैसे पता चलेगा मैम दिए गए वाक्य में दो कर्म विद्यमान है भी या नहीं है? पूर्वकालिक में तो हमने ये देखा था कि जहाँ पर दूसरी क्रिया होने से पहले ही एक और क्रिया हो चुकी हो, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कर्म की। उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य है जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे पता चल रहा है मैम कि दो कर्म विद्यमान है? भाई अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अगर हम सीधा सीधा वाक्य ये देखें तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता था अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है? एक क्रिया तो हमें ये मिल गई कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई, यानी कि दूसरा कर्म भी विद्यमान है। और ऐसे वाक्य अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो दी गई क्रिया द्विकर्मक क्रिया की उदाहरण हो जाती है। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, और क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई, है ना? तो ऐसे वाक्य क्या हो जाते हैं? द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है? दूसरा एक और बता देती हूँ जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। राम ने मोहन को
डंडे से पीटा, डंडे से पीटा। ठीक, तो बस समझ गए होंगे आप फिर से कि राम ने मोहन को पीटा यानी कि पहली क्रिया और डंडे से पीटा दूसरी क्रिया। तो एक ही वाक्य में दो क्रियाएं यानी कि दो कर्म विद्यमान हैं, और जब भी ऐसा आपको किसी भी वाक्य में मिले तो दी गई क्रिया द्विकर्मक क्रिया की उदाहरण होती है। आशा है कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट या कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं अपने पांचवें भेद की तरफ, जिसका नाम हो जाता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है मैम? ये क्या इसमें नाम होता है? बताओ बताओ जल्दी से, क्या हो जाती है नाम धातु क्रियाएं? बिल्कुल भाई, मैम के लिए एनर्जी बूस्टर तो आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स हैं, जो आप करते नहीं हो, है ना? बताइए जल्दी से। तो हम लिख सकते हैं सामान्यतः कि जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, संज्ञा या विशेषण से, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब संज्ञा या विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया कैसी हो सकती है, या फिर पूछे जाने वाले उदाहरण किस तरह से होते हैं? जैसे उदाहरण होता है बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है, लाज से लजाना, ठीक है, ये सभी की सभी क्रियाएं नाम धातु क्रिया ही हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रेरणार्थक में हमने देखा कि उसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक की एक नोट पॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आपको एक बात याद रखनी है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। तो ये तो आपने रट लिया, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि दिए गए वाक्य में जो नाम धातु क्रिया है वो संज्ञा से बन रही है या विशेषण से? तो अगर इस तरह का आपको कहीं पर भी वाक्य दिया जाता है, शब्द दिया जाता है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं, है ना, ये सारी की सारी क्रियाएं संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया है। संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं हैं। जबकि विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं मैम? उदाहरण लिखा हुआ होता है गर्म से गर्माना, क्योंकि आप सभी जानते हैं गर्म, ठंडा ये सभी गुण होते हैं, और गुण हमेशा विशेषण में जाते हैं। जब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना विशेषण का, तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। गर्म से गर्माना, ठंड से ठंडाना, इस तरह के वाक्य अगर आपको कहीं पर भी दिए गए हैं तो मतलब वो किसके उदाहरण हैं? विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। विशेषण का मतलब गुण होता है, ठीक है। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। मेरी बात समझ में आई आप सभी को, या फिर कोई डाउट है? बताइए। तो सबसे पहले हमने देखा कि नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लाज से लजाना, शर्म से शर्माना, ये सभी क्रियाएं
नाम धातु क्रिया ही हैं। लेकिन अगर आपसे और डीपली पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं क्या हैं, और 3 ये दे दिए जाएं और 1 दे दिया जाए आपको गर्म से गरमाना, बताइए इनमें से विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन सी है। तो ये तो हो गई संज्ञा से बनने वाली नाम धातु क्रिया, और ये हो गई विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया। बताइए भाई, मुझे फटाफट से थंब शेयर कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए भैया, कोई डाउट नहीं है, बताओ जल्दी से। ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कोई और उदाहरण, जैसे कि उदाहरण हो सकता है चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना, ये भी विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रिया है, क्योंकि चिकना एक तरह का गुड़ हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और आते हैं फिर अपने अगले यानी कि अंतिम भेद की तरफ, जिसका नाम हो जाता है सहायक क्रिया। इस क्रिया से तो आप कक्षा 1 या 2 से ही परिचित होंगे। ये वही सहायक क्रिया है जिसके पीछे आपको डंडे पड़े थे, यानी कि जिसको अंग्रेजी में आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते होंगे। याद आया कुछ? याद आया कुछ जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते होंगे? क्या मैम, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे इज, एम, आर, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब थे, या फिर वॉज, वर, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब थे। क्या कुछ ऐसा ही पढ़ना है? जी हाँ, इन्हीं को तो कहते थे हम सहायक क्रिया। ठीक है, चलिए, तो अब इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ना ही आपको कुछ रटना है। वैसे तो मैंने आपको रटने वाला कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ना ही कभी कहा है कि आप बैठ के 2 घंटे से पीडीएफ रटो एक बैठ के। भैया इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, यस प्रयुक्त नहीं, हम लिख सकते हैं मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर, है ना। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य के, मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है। आई बात समझ में? बताओ, कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या? कोई उदाहरण बता दीजिए मैम। अरे एक उदाहरण बताने के बाद वैसे आप 50 उदाहरण खुद से ही बना लेंगे, मुझे इतना भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे, है ना। सामान्य सा एक वाक्य जैसे लिखा हुआ है, मैं घर जाता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ भैया दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया है या नहीं है? अगर है तो कौन सा शब्द है सहायक क्रिया? गिने चुने तो 4 शब्द दिए हुए हैं इस एक वाक्य में। अब इनमें से सहायक क्रिया कौन सी है? ध्यान रखिए, मैं तो एक तरह का सर्वनाम शब्द है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, ये तो हमने पढ़ा है कि ये तो एक तरह का सर्वनाम शब्द है। ठीक है भाई, इसका काम तो हो गया तमाम। नेक्स्ट, घर। अब घर है वो क्या है? एक तरह की संज्ञा है। ठीक है, जबकि जाना एक तरह की क्रिया है, लेकिन कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया है। और यहाँ पर वही लिखा है कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है। और क्या मैम सहायक क्रिया हमें हमेशा मुख्य क्रिया के साथ ही मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, कभी ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। और मुख्य क्रिया के साथ में है हूँ, है ना, यानी कि यही वो है जिसको हम ढूंढ रहे थे, और यही है सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है। बताओ 100% समझ में आया या नहीं आया? बताओ। अब कोई और उदाहरण जैसे लिखा हुआ है, मेरा नाम सुनीता है। ठीक है, जैसे मैम अपना नाम लिख देती हैं, क्यों किसी और का नाम लिखें भाई? मेरा नाम सोनाली है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ बताओ जरा सहायक क्रिया कौन सी है इसमें, तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर है ना जो है शब्द है, जैसे कि हम प्रयोग करते रहे हैं इज, एम, आर, या वह घर जाता है। ठीक है, शब्द हम वाक्य लिख सकते हैं, वह स्कूल जाता है, घर तो लिख चुके भाई। ठीक है, वह स्कूल जाता है। दिए गए वाक्य में
सहायक क्रिया कौन सी है? तो जाना हो जाती है मुख्य क्रिया, जाना हो जाती है मुख्य क्रिया, और सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है। जबकि स्कूल हो जाती है संज्ञा, है ना, स्कूल शब्द जो है वो संज्ञा हो जाती है। वह जो है ये सर्वनाम हो जाता है, वह जो है ये सर्वनाम हो जाता है। जबकि है जो है ये यहाँ पर हो जाती है हमारी सहायक क्रिया, वही सहायक क्रिया जिसको हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बताइए, कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? बताइए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। ओके, परफेक्ट। तो चलिए एक बार करते हैं अपना क्विक रिवीजन और उसके बाद करते हैं सेशन को एंड। तो पहले हमने देखा क्रिया क्या है, क्रिया के मुख्य भेद कौन से होते हैं, अन्य भेद कौन से होते हैं, क्रिया होती क्या है, किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है ना। क्रिया खाना पीना, हंसना खेलना, नाचना गाना, रोना दौड़ना, चलना हंसना, ये सब कुछ क्रिया है। सुबह जागना और उठना भी, सोना भी, सब कुछ क्रिया है ना। क्रिया के अन्य भेदों की संख्या होती है 6। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामधातु क्रिया, सहायक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, है ना। अकर्मक और सकर्मक को हमने किया है रिवीजन। ये रहे क्रिया के 6 के 6 भेद। एक एक करके सभी को देखा, सभी के वाक्य देखे, शब्द देखे, और यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को याद रखिएगा, है ना। नोट पॉइंट बनाकर मेंशन कर लीजिएगा अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो, अन्यथा पीडीएफ भी आपके पास पहुंचती है, पीडीएफ भी रिवाइज कर लिया करिए। भाई हमने शुरुआत ज़रूर 0 से की है, लेकिन आप सभी अगर मैम का साथ देंगे तो आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तक बहुत कुछ स्पेशल प्लान किया है मैम ने, लेकिन वो सब साकार तभी हो पाएगा, यानी कि आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से मैम तभी ला पाएंगी जब उसका मुझे कहीं पर परिणाम दिखेगा कि हाँ भाई बच्चों को मैम का लेक्चर समझ आ रहा है, प्रॉपर हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तब तो कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगी मैम। प्लान सब कुछ रेडी है, बिल्कुल तैयार है, बस आप सबके कमेंट्स का और लाइक्स का इंतजार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, नामधातु क्रिया क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं, संज्ञा से बनने वाली नामधातु क्रिया कौन सी है, विशेषण से बनने वाली नामधातु क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया क्या होती है, और ये रहे उसके कुछ उदाहरण। तो अब कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो मैम के लिए एनर्जी बूस्टर है आप सभी के लाइक, आप सभी के कॉमेंट्स। इनके बिना मैम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती और एक मोटिवेशन भी नहीं आता है ना, कि पता नहीं बच्चे कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं आप सबको समझ आ भी रहा है या नहीं, या कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद वो बच्चे जो क्लास देख रहे हो या वो जो बाद में देखें, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, और सेशन को शेयर करिएगा। तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, अगली क्लास का टॉपिक क्या होगा, ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। जी हाँ, संज्ञा क्रिया के बाद का जो अगला टॉपिक है वो होगा हमारा विशेषण, ठीक है। विशेषण क्या होता है, कितने भेद होते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, परिभाषा किस तरह से पूछी जाती है, सब कुछ चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज का सेशन, आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।